नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में मैत्रक वंश, मौखरी वंश, वर्धन वंश, पांडु वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक हमने पाषाण काल से लेकर परिव्राजक वंश तक का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो ये हमारे चैनल पर है, आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वल्लभी का मैत्रक वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश की शक्ति का ह्रास होने लगा था लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो जब इनकी शक्ति कम होने लगी तो भारत के विभिन्न भागों में कई राजवंशों का उदय होने लगा। तो उनमें से एक ये भी था। कौन था? वल्लभी का मैत्रक वंश। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो जो चीनी यात्री हेनसांग था, इसने वर्णन किया है कि मैत्रक वंशी राजा शीलादित्य प्रथम, ठीक है, इसने वल्लभी में राज्य किया और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार लगभग 600 ईस्वी के आसपास पश्चिमी मालवा यानी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर किया था। ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय, इसको बालादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैत्रक वंश का राजा था और ये हेनसांग के समकालीन था। ठीक है, मैत्रक वंश का कौन सा राजा हेनसांग के समकालीन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय या बालादित्य। ठीक है, अब इसका जो शासन काल था वो 640 से 41 ईस्वी तक के रहा और इसने पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर अधिकार बनाए रखा अपना। ठीक है, किसने? ध्रुवसेन द्वितीय ने। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो रतलाम जिले से हमको 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें मालवा भुक्ति अर्थात मालवा प्रांत का उल्लेख आया है। इसमें 100 भुक्ति भूमि को दान देने का उल्लेख आया है। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? ये इन ताम्रपत्रों से। अब मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में यहाँ से सिर्फ मतलब मैत्रक वंश से सिर्फ इतना ही हमको साक्ष्य मिलते हैं। बाकी अब हम आगे देखते हैं मौखरी वंश। तो इस वंश के जो शासक थे, इन्होंने भी गुप्त साम्राज्य था जो था उसकी शक्ति के ह्रास का लाभ उठाकर इन्होंने भी अपने वंश को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, इनकी जो सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा थी वो क्या थी? कन्नौज में। ठीक है, और इनके शासकों में किन किन के नाम का उल्लेख आता है? एक हरिवर्मन, एक आदित्य वर्मन, एक ईश्वर वर्मन। ठीक है, ये जो शुरुआती शासक थे इनकी जो उपाधि थी वो महाराज की थी। ठीक है, उसके बाद के जो इनके शासक हुए ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंती वर्मन और ग्रह वर्मन, इनकी जो उपाधि रही वो महाराजाधिराज की रही। इसका मतलब कि ये ईश्वर वर्मन तक के जो शासक थे ये गुप्तों के सामंत रहे होंगे और जब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। इसके अलावा इनसे संबंधित और देखिए तो इनका जो साम्राज्य का विस्तार था वो आधुनिक उत्तर प्रदेश मतलब आज जो उत्तर प्रदेश हमको देखने मिलता है उस वाले क्षेत्र में इनके साम्राज्य का विस्तार था। उसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले में इनका अधिकार था? तो असीरगढ़ के किले से हमको महाराजाधिराज सर्ववर्मन का एक ताम्र मुहर लेख प्राप्त हुआ है। इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ वाले क्षेत्र में इनका शासन था। इसके अलावा कलिंजर बुंदेलखंड के क्षेत्र पर मौखरियों के अधिकार की जानकारी हमको कैसे मिलती है? मतलब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर हम कैसे कह सकते हैं कि इनका शासन था, मौखरी वंश का शासन था? तो भोजदेव थे, उनके एक ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुआ है जिसमें हमको सर्ववर्मन या सर्ववर्मा भी कह सकते हैं, इनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अब मध्य प्रदेश से इतना ही हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों पर मौखरियों का शासन था। उसके बाद जो कलचुरी और चालुक्य शासक थे इनके आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे, इससे इनकी शक्ति कम हो गई थी मौखरियों की, है ना। और उसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाए और थानेश्वर के जो वर्धन सम्राट थे उनके सामंत बनकर ये रह गए। उसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश तो जो था ये भी 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में इसका उदय हुआ था वर्धन वंश का। ठीक है, इस वंश के जो राजा थे नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन।
ये राज्यवर्धन और हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और इसकी एक पुत्री भी थी राजश्री, जिसका विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो मालवा का जो राजा था उसने मौखरियों पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा को मार दिया था और राजश्री को बंदी बना लिया था। ये इसकी जानकारी जैसे ही राज्यवर्धन को मिली थी तो वो मालव राज पर उसने आक्रमण किया और उसको पराजित किया था। उसके बाद जो उसका साथी था गौड़ नरेश शशांक, है ना, उसने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। अब जब हर्षवर्धन को ये पता चला कि राज्यवर्धन की हत्या हो गई है तो वो शशांक को दंड देने के लिए निकला और फिर उसको पता चला कि उसकी बहन विंध्याचल वाले मार्ग पर है तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ा। ये इनका एक कहानी है जो हम लोग इतिहास में भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। बाकी इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में वर्धन वंश की भूमिका रही है और वर्धन वंश का साम्राज्य का संबंध मतलब कुछ विद्वान भी कहते हैं कि इनका जो क्षेत्र था वो विंध्य का 8वीं क्षेत्र तक इनका जो साम्राज्य था वो विंध्य के 8वीं क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम देखें पांडु वंश। तो जो पांडुवंशी राजाओं का जो राज्य था वो कौशल वाले क्षेत्र में था। ठीक है। और ये लोग जो थे, जो पांडु वंश थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे, मतलब भागवत धर्म से संबंधित थे। इस वंश का राजा कौन था? उदयन था। किस वंश का? पांडु वंश का जो राजा था वो उदयन था। इसका एक शिलालेख हमको कहाँ से मिला? कलिंजर वाले क्षेत्र से हमको इसका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये लगभग किस समय का है? तो ये 5वीं शताब्दी के अंतिम समय है या 6ठी शताब्दी आप कह सकते हैं, उस दौरान का है। तो इस क्षेत्र पर उस समय इनका शासन रहा था। ठीक है। उसके बाद एक और हमको पांडुवंश की जानकारी मिलती है, मैकल के पांडुवंश। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो अमरकंटक वाला क्षेत्र था उसके जो आसपास का क्षेत्र था उस समय प्राचीन काल में इस क्षेत्र को मैकल कहा जाता था, या कह ले कि रीवा वाला जो क्षेत्र था। ठीक है। इस वंश का ताम्रपत्र हमको बहमनी से प्राप्त हुआ है। ठीक है। जो यहाँ के नरेश भरतबल के राज्यकाल के दूसरे वर्ष प्रचारित किया गया था। ठीक है। मैकल के जो पांडु वंश था उनका जो नरेश था भरतबल, है ना, उसका जो हमको अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है कहाँ से? बहमनी से। ठीक है। और ये मैकल के पांडुवंशी नरेशों के इतिहास के बारे में कुछ विवरण देता है। ये जो हमको ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है इससे हमको पांडुवंशी नरेशों के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो देखते हैं आगे। ठीक है। तो ये जो हमको ताम्रपत्र मिला है इसके अनुसार इस वंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? जयबल। और इसका पुत्र कौन था? वत्सराज। और इसकी पुत्र वधू थी द्रोण भट्टारिका। ठीक है। इसके पुत्र वत्सराज और द्रोण भट्टारिका से इसके पुत्र भरतबल, मतलब इसका एक अन्य नाम भी हमको मिलता है इंद्र, इसका जन्म हुआ था। साथ ही हमको नागबल का भी उल्लेख मिलता है। अब इस ताम्रपत्र की विशेषता क्या है कि इसको हम पढ़ते हैं तो इसकी सबसे जो मेन है, इसकी जो मेन स्पेशलिटी है वो ये है कि जो जयबल और वत्सराज था, ठीक है, इनके संबंध में हमको कोई भी पदवी का प्रयोग किया हुआ नहीं मिलता है। लेकिन हमको नागबल और भरतबल, जो नागबल और भरतबल इनके पुत्र थे, उनका उल्लेख करते हुए इनको महाराज की पदवी के साथ साथ ये देख सकते हैं आप, परम महेश्वर, परम ब्रह्मण्य, परम गुरु, देवताधिद्वैत विशेष, इसकी हमको इनको जो उपाधियां ये दी गई है इसका हमको उल्लेख प्राप्त होता है। किससे? ये जो ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुआ है वहाँ से। तो इस वंश के अन्य जो अभिलेख है वो हमको बूढ़ी खार, मलंगा, मल्हार, ठीक है, इन क्षेत्रों से हमको ये प्राप्त हुए हैं। पांडु वंश से मध्य प्रदेश के इतिहास में देखा जाए तो बस इतना ही है। इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने सारा आपको लिखा दिया है, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं और अच्छे से एक दो बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको इनकी स्थिति भी समझ में आने लगेगी। अब सैल वंश का क्या योगदान रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो ये देखते हैं। ये जो सैल वंश था वो 8वीं सदी के लगभग इसका उदय हुआ था। किस वाले क्षेत्र में? तो ये महाकौशल के पश्चिम वाले भाग में, ठीक है। इसकी जानकारी हमको मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहाँ से मिलती है? तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट वाला जिला है, बालाघाट जिला है, उसके हमको रघोली नामक स्थान से सैलवंशी एक ताम्रपत्र मिला है। इससे हमको जो सैलवंश के नरेश है इनकी वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। इस ताम्रपत्र के अनुसार जो इनका नरेश था, राजा था, वो श्रीवर्धन था। इसका पुत्र पृथुवर्धन हुआ, ठीक है। इसने क्या, पृथुवर्धन ने क्या किया था कि गुज्जर जो प्रदेश थे उनको विजित किया था।
और ये जो पृथुवर्धन का पुत्र था सौरववर्धन, इसके 3 पुत्र थे। इसके 3 पुत्र थे, उनमें से एक था पौड़ू, जिसने उनमें से एक जो था इसका पुत्र, उसने पौड़ू, मतलब उस समय बंगाल और बिहार को पौड़ू कहा जाता था, तो वहाँ के राजा से इस क्षेत्र को जीत लिया था। उसका जो एक और पुत्र था उसने काशी को जीत लिया था, ठीक है। उसका जो एक और पुत्र था उसने किसको जीत लिया था? काशी को जीत लिया था। अब इसके पुत्र का, इसका जो पौत्र था जयवर्धन प्रथम, किसका? सौर्यवर्धन का जो पौत्र था जयवर्धन प्रथम, इसने विंध्य प्रदेश को जीता था, ठीक है। जयवर्धन ने क्या किया था? विंध्य प्रदेश को जीता था। और जो इनका श्रीवर्धन द्वितीय, इस वंश का, शैल वंश का जो शासक था एक श्रीवर्धन द्वितीय, इसको विंध्य का स्वामी भी कहा जाता है, ठीक है। शैल वंश से बस इतना ही। आगे देखते हैं अब हम राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश कई शाखाओं में था, ठीक है। इसकी कई शाखाएं थी राष्ट्रकूट वंश की, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो इसकी सिर्फ 2 ही शाखाओं का हमको उल्लेख यहाँ पर मिलता है, जो 7वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक हमको यहाँ पर इनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो इनका जो अभिलेख है हमको बैतूल जिले के तिवार खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें हमको 4 राष्ट्रकूट राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। किस किस का? दुर्गराज का, गोविंदराज, स्वामिक राज और नन्नराज, या उसको नत्रराज भी कहा, कहीं कहीं मिलता है इसका नाम, ठीक है। तो इनका हमको बैतूल जिले से जो हमको इनकी प्रशस्ति प्राप्त हुई है, उससे हमको इनके बैतूल वाले क्षेत्र पर इनके अधिकार का पता चलता है। ये तिवारखेड़ा प्रशस्ति अलीचपुर, ये कहाँ से प्रसारित की गई थी? तो ये अचलपुर था, महाराष्ट्र में। आधुनिक एलिचपुर से इसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ से ये जो प्रशस्ति है 533 ईस्वी के लगभग जारी की गई थी। इसकी दूसरी प्रशस्ति जो थी वो 709 से 710 ईस्वी के बीच की है लगभग। ये इसमें क्या हुआ, जो इनका राजा था नन्नराज या नत्रराज कह सकते हैं, इसको युद्धासुर का नाम दिया गया है। किसमें? द्वितीय प्रशस्ति में, ठीक है। अब इन प्रशस्तियों की मुहर में जो क्या था, इनका जो था वो गरुड़ था। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। तो इन प्रशस्तियों, इनमें जो मुहर प्राप्त हुई है वो, उसमें हमको गरुड़ की आकृति भी मिलती है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये इन्हीं के वंश के हैं, क्योंकि जो नंजराज था इन्होंने इस वंश के चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया था, ठीक है। ये प्रशस्ति का, यानी किसने करवाई थी, किसने प्रशस्ति का निर्माण करवाया था? तो नन्नराज ने करवाया था। और इसमें किस मुहर जो थी उनमें किन की आकृतियाँ तो गरुड़ की आकृतियाँ थी। और लगभग इसी समय जब नंजराज का शासन चल रहा था, तो लगभग इसी समय मानेखेत के दक्षिण में जो राष्ट्रकूट थे, ठीक है, उनका जो गौरव काल था वो दंती दुर्ग द्वारा 733 से 758 ईस्वी के दौरान जो था प्रारंभ हुआ था, ठीक है, मान्यखेत में। तो दंती दुर्ग जो था उसने 733 ईस्वी में वो सिंहासन पर बैठा था, और 8वीं शताब्दी के आसपास इसने मालवा और पूर्वी मध्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। किसने? दंती दुर्ग ने। कहाँ पर अधिकार कर लिया था? मालवा और पूर्वी मध्य प्रदेश पर। किस सन में? और 733 ईस्वी के दौरान, ठीक है। दंती दुर्ग के बाद जो राजगद्दी पर बैठा वो कृष्ण प्रथम था। इसका काल आप देख सकते हैं यहाँ पे 758 से 773 ईस्वी। इसने प्राचीन मध्य प्रदेश का जो मराठी भाग था उसको अपने अधीन कर लिया था। और कृष्ण प्रथम के बाद उसका पुत्र गोविंद द्वितीय गद्दी पर बैठा था। गोविंद द्वितीय के बाद उसका पुत्र ध्रुव गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसने क्या किया था कि उज्जैन के प्रतिहार शासक वत्सराज, ठीक है, उज्जैन का प्रतिहार शासक था वत्सराज, इसको झांसी के निकट परास्त किया था। किसको? वत्सराज को। वत्सराज किस वंश का शासक था? प्रतिहार शासक था, ठीक है। ध्रुव के बाद उसका पुत्र गोविंद तृतीय हुआ, ठीक है, उसने गद्दी संभाली। उसके बाद मध्य प्रदेश में अनेक हमको दान पत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसने क्या किया, भोपाल और झांसी के बीच इसका जो संघर्ष था वो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से हुआ था, ठीक है। किसका? गोविंद तृतीय का। अब जो गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी था वो अमोघवर्ष था, अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष ने मान्यखेत नगर को बसाया
और स्वयं कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है ना, किसने? अमोघवर्ष प्रथम ने। और जबलपुर जिले के जो करीतलाई से हमको कलचुरी संवत का एक खंडित शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। इसमें हमको अमोघवर्ष का उल्लेख भी मिलता है। इससे भी हम कह सकते हैं कि अमोघवर्ष का शासन मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों पर रहा होगा। अमोघवर्ष के बाद उसका पुत्र जो था कृष्ण द्वितीय, वो गद्दी पर बैठा। इसने क्या किया? त्रिपुरी के जो कलचुरी राजा थे कोक्कल प्रथम, इसकी कन्या से विवाह कर लिया। और कृष्ण द्वितीय का संघर्ष किसके साथ हुआ था? कन्नौज के प्रतिहार राजा मिहिर भोज के साथ इसका संघर्ष हुआ था। किसका? कृष्ण द्वितीय का। इसके बाद जो था वो इसका उत्तराधिकारी कौन बना? गोविंद चतुर्थ बना। और उसका जो चाचा था अमोघवर्ष, उसने उसको गद्दी से उतार दिया था। ठीक है। और अमोघवर्ष ने क्या किया? जो त्रिपुरी के कलचुरी नरेश युवराज थे, उनकी पुत्री थी एक कुदंका देवी, उसके साथ इन्होंने विवाह कर लिया था। उसके बाद कृष्ण तृतीय था, इसका जो समय रहा कम से कम 939 से 968 ईस्वी के आसपास रहा। तो जो डहाल प्रदेश था, ठीक है, उस पर इन्होंने आक्रमण किया और कलचुरी का शासक जो था वो लक्ष्मण राज तृतीय, इसको पराजित कर दिया। ठीक है, लक्ष्मण राज तृतीय को इन्होंने पराजित किया। उसके बाद कृष्ण तृतीय के राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? मतलब ये तो था कि इन्होंने लक्ष्मण राज को पराजित किया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इन्होंने क्या किया था कि उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। किसने? कृष्ण तृतीय ने। इसने बुंदेलखंड के एक बड़े भाग पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, बुंदेलखंड के एक बड़े भाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और इस बात की पुष्टि हमको, मतलब इस बात की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती? तो मैहर के निकट जो जूरा है, जूरा नामक स्थान है, वहाँ से हमको एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है। और इसके अलावा छिंदवाड़ा जिले के नीलकंठी वाले क्षेत्र से भी हमको अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इससे हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि जो कृष्ण तृतीय, इसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और बुंदेलखंड के बड़े से क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इसने क्या किया कि परमार शासक जो सियक था, परमारवंशी था सियक, इसको पराजित किया और उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जिसका बदला सियक ने लिया। कैसे लिया? तो इसने जो इसका उत्तराधिकारी था खोतिक, किसका? कृष्ण तृतीय का उत्तराधिकारी था खोतिक, इससे उसने बदला लिया। इसने क्या किया कि राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी वो मान्यखेत पर आक्रमण करके उसको लूट लिया। किसने? सियक ने। और ये किसके समय हुआ था? खोतिक के समय। और इस घटना की जानकारी, इस घटना से क्या हुआ कि खोतिक की मृत्यु हो गई। अब आगे देखते हैं कि फिर क्या हुआ। ठीक है, खोतिक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ कर्कदिति। अब कृष्ण तृतीय के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो संभवतः कमजोर थे, इस वजह से वो अपने जो क्षेत्र को वो अच्छे से संभाल नहीं पाए, इसलिए अन्य लोगों ने इसका लाभ उठाया और इनके जो साम्राज्य था उस पर अधिकार कर लिया। जैसे खोतिक के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था कर्कदिति रहा, इसका जो समय काल रहा संभवतः 972 से 973 ईस्वी के आसपास रहा। 975 ईस्वी के लगभग चालुक्य सामंत तैलब द्वितीय ने, ठीक है, किसने? तैलब द्वितीय ने इनकी अयोग्यता का लाभ उठाया और राष्ट्रकूटों के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जो राष्ट्रकूटों का एक बड़ा सा साम्राज्य जो लगभग 225 वर्ष चला, इसके शासन का इस प्रकार से अंत हो गया। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में।